डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम सीपीसी के प्रावधानों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने सेक्शन 26 को पढ़ा। सेक्शन 26 को पढ़ने के साथ ये ज़रूरी था। सेक्शन 26 क्या है? सेक्शन 26 कहता है कि मुकदमे का वाद का दायर संस्थित कैसे किया जाता है। तो उसके लिए उसके साथ पढ़ना था ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7। तो उसके बाद जो है आपने बीच में ऑर्डर 6 में पढ़ा होगा कि 6 के अंदर पहली बात की कही गई है कि व्हाट इज प्लीडिंग। प्लीडिंग के माने प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, मीनिंग देयर भाई प्लेंट के साथ हमने रिटन स्टेटमेंट को पढ़ना है। किंतु यहाँ ये कहना अनिवार्य है कि मैं सीपीसी को इस तरीके से पढ़ रहा हूँ या आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि आपको मुकदमे की सारी स्थिति जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके अनुसार ही हम सीपीसी को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे कि ऑर्डर 8 के अंदर जो है ना रिटन स्टेटमेंट का प्रोसीजर दिया गया है कि क्या क्या रिटन स्टेटमेंट के अंदर करना है। तो इससे पहले कि रिटन स्टेटमेंट हम दायर करते हैं मुकदमे में समनिंग अनिवार्य है। तो समनिंग अनिवार्य है तो सेक्शन 26 के बाद जो है सेक्शन 27 आता है। और सेक्शन 27 क्या कहता है सीपीसी का कि जब मुकदमा ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया तो वहाँ उपस्थित होने और दावा का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम सम्मन निकाला जाता है और उसकी तामील सर्विस विधि में यानी कानून में जो प्रेस्क्राइब्ड तरीके से की जाती है। प्रतिवादी के नाम जो सम्मन निकाला जाएगा उसकी तामील वादी द्वारा मुकदमा दायर किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रतिवादी पर की जाएगी। प्रतिवादी के माने यहाँ प्रतिवादी गण भी माने, यानी एक या एक से अधिक जो है भी हो सकते हैं। अब सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस भरत सिंह वाला मुकदमा AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 3352 पर जो है ये मुकदमा अंकित किया गया है। और इस मुकदमे में आप देखेंगे कि सीपीसी के बहुत से पहलुओं के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की और अपनी फाइंडिंग दी। तो बहुत प्रकाश डाला है। इस मुकदमे में यह भी निर्णित हुआ था कि यदि वादी सम्मन जारी करने के लिए 30 दिन के भीतर अपेक्षित शुल्क यानी प्रोसेस फी या अन्य औपचारिकताएं पूरी कर देता है तो यह माना जाएगा कि वादी ने धारा 27 की अनुपालना कर दी, भले ही 30 दिन की समाप्ति से पूर्व सम्मन जारी न हो सका हो। इस सेक्शन 27 को पढ़ने के लिए ऑर्डर 5 प्रतिवादी को तलब करने और ऑर्डर 16 गवाह को तलब करने के लिए भी उपबंध करता है। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब समनिंग होती है तो ऑर्डर 5 रूल 1 उसके अंदर देखेंगे कि वो क्या कहता है। यदि दावा दायर करते वक्त प्रतिवादी हाजिर है और वो सम्मन को स्वीकार करता है तो सम्मन जारी करना जरूरी नहीं और ही कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट, उसकी हाजिरी लग जाती है। तो सम्मन विल डिस्क्लोज के सम्मन किस बात के लिए जारी किया गया है, क्या हाजिरी के लिए जारी किया गया है, जवाब के लिए किया गया है, या इशू फ्रेम करने के लिए किया गया है, या फाइनल डिस्पोजल के लिए दिया गया है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलाइड विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। जब मान लिया फाइनल डिस्पोजल के माने के लिए जारी किया गया है, इसके मायने ये है कि हर व्यक्ति both the parties are directed to bring the entire evidence on that very day so that the matter may be disposed of. अब ऑर्डर 5 रूल 1 का सब रूल जो है 2 है, वो क्या कहता है कि उसकी अनुपालना में प्रतिवादी पेश हो सकता है। अब कैसे पेश हो सकता है? पेश होने के 2-3 तरीके हैं। या तो वो स्वयं पेश हो या थ्रो प्लीडर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या किसी वकील के साथ विद ए पर्सन हु इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, उस आदमी के साथ हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड ही इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, ही कैन अपीयर विद हिम। अब इसी के साथ मैं आपको ऑर्डर 5 रूल 3
वैसे तो जब ऑर्डर 5 को पढ़ेंगे तो सारी बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे समनिंग का सेक्शन 27 है, तो इसमें ऑर्डर 5 रूल 3 क्या कहता है। ऑर्डर 5 रूल 3 के तहत न्यायालय वादी और प्रतिवादी को क्षम पेश होने की हिदायत भी दे सकता है कि बोथ द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन सच एंड सच डेट इन पर्सन। अब इन पर्सन की जब बात आती है तो ऑर्डर 5 रूल 4 के अनुसार पक्षकारों को स्वयं पेश होने का आदेश कब नहीं दिया जाएगा, जब तक वो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न रहता हो। यानी उसके क्षेत्राधिकार के अंदर इफ द पर्सन इज रेजाइडिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ही कैन बी ऑर्डर्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन पर्सन। लेकिन यदि वह सीमा से बाहर रहता है और 50 मील से कम की दूरी है या उसके निवास से पंचम षष्ठांश दूरी तक रेल या स्टीमर का संचार है तो 200 मील से कम की दूरी है। तीसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि किसको इन पर्सन पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 132 CPC आपने पढ़ा होगा कि एग्जेम्पशन टू वोमेन, जिस औरत की अदालत में पेश होने के लिए छूट दी गई है, उस जो कस्टम और मैनर्स जो है जो कस्टम और मैनर कंट्री के हैं उसके अनुसार महिला एग्जेम्प्टेड है, तो उस महिला को भी अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 132 ये कहता है, मैं इसको पुनः कहना चाहूँगा कि औरत की एग्जेम्पशन है। कौन सी औरत की? जो कस्टम एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री के अनुसार महिला अदालत में पेश होने पर एग्जेम्प्टेड है, उसे अदालत में नहीं बुलाया जाएगा। और इसके साथ ही धारा 132 के साथ धारा 133 पढ़ना जरूरी है। 133 क्या कहती है? एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन्स, कुछ दूसरे आदमियों को भी विशेष रूप से छूट है जो न्यायालय में पेश होने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। और वो कौन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा कौन है? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। चौथा कौन है? मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। पांचवा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 6 गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड यूटी। उसके बाद है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड पर्सन्स टू होम सेक्शन 87B अप्लाइज, यानी फॉर्मर रूलर्स ऑफ द स्टेट, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और इसके ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। 2002 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 679 सुप्रीम कोर्ट, ये वही अथॉरिटी है जो AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 3353 सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस भरत सिंह वाली अथॉरिटी मैंने आपको बताई थी। इसी अथॉरिटी के अंदर एक ये बात भी कही गई थी कि जो ही ये अमेंडमेंट CPC के अंदर आई तो उस सेक्शन 27 में जो अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट के बाद ये क्या कहता है कि ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, मीनिंग it fixes outer time frame, that is steps must be taken within 30 days from the date of institution of the suit or to issue summons. Correct address and process fee must be filed in the court within 30 days so that summons be issued by the court not beyond 30 days from the date of institution of the suit. और ये अथॉरिटी सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 679 पर भी अंकित है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। अब मैं आपको अगला सेक्शन 28 के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। वो क्या कहता है? वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन सम अदर स्टेट, जहाँ प्रतिवादी किसी दूसरी स्टेट में रहता है तो वहाँ सम्मन प्राप्त करने वाला न्यायालय उस सम्मन को जारी करने वाले न्यायालय की भांति ही कार्रवाई करेगा। और सेक्शन 28 के अंदर ही सब सेक्शन 3 जो है एक बात कहता है, यदि जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिंदी है तो सम्मन हिंदी में जारी किया जाएगा।
और यदि भाषा अदर देन हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भेजा जाएगा। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब अगला सेक्शन 29 है कि विदेशी समनों की तामील कैसे होगी। सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, इसके 3 भाग दिए हैं सेक्शन 29 के। अब मैं उन तीनों के ऊपर चर्चा करूंगा। पहला क्या है कि भारत के किसी भी भूभाग में स्थित दीवानी और रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जिस पर इस सीपीसी के नियमों का विस्तार नहीं। पहली बात याद रखने की क्या है कि जहाँ पर सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट जो भारत के किसी भी भाग में स्थित है और जहाँ पर सीपीसी के प्रोविजंस का विस्तार नहीं, एक बात याद रखने की है। दूसरा क्या है कि दीवानी और रेवेन्यू कोर्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अथॉरिटी के तहत भारत के बाहर स्थित हैं या चालू की गई हैं। तीसरा, भारत के बाहर किसी अन्य सिविल या रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने गजट में नोटिफाई किया है कि उस पर इस सीपीसी के उपबंध कानून लागू हैं। ऊपर के 2 में क्या था, लागू नहीं है, इसमें है जहां लागू हैं। तो जो समन निकाले गए हैं या आदेशिकाएं, आदेशिकाएं के माने है प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस निकाला गया है उन राज्यों के न्यायालयों को भेजी जाएगी जिस पर इस संहिता का विस्तार है। जहां विस्तार नहीं था उनका भी उन राज्यों में भेजा जाएगा जहां पर उसका विस्तार है, और वो इस तरीके से उसको लागू करवाएगा जैसे वो उन्हीं न्यायालयों के द्वारा जारी किया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सामने हमने सेक्शन 27, 28 और 29 को पढ़ा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कल हम या आगे ऑर्डर 5 के ऊपर जो समनिंग का प्रोसेस है उसमें विधि बताई गई है जो इन सेक्शंस के तहत रूल फ्रेम किए गए हैं। मतलब 2 तरह से सीपीसी में है कि एक तो वो जो लॉ फ्रेम किया गया है और एक लॉ कैसे लागू किया जाता है, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिसको मेरा लेक्चर अच्छा लगा वो इसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे। धन्यवाद।